So let's welcome now. We want to say to all our audience, इस समय हमारे साथ है छत्तीसगढ़ से रियल स्टेट में सबसे बड़े ब्रांड अविनाश ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद सिंघानिया सर। बहुत फेमस है इनकी स्टोरी, बहुत लोग इन्हें जानते हैं और इस ब्रांड को हम आप तक लेकर आए हैं इस पूरी सीरीज में रियल स्टेट गेम चेंजर्स की। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मौर्य जी, थैंक यू सो मच सर। मेरा सबसे पहला सवाल इस रियल स्टेट गेम चेंजर सीरीज में आपके लिए कि वी वांट टू नो अबाउट यू एंड योर लाइफ जर्नी एज अ बिल्डर इन छत्तीसगढ़। कैसी रही आपकी जर्नी? नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 25 years ऑफ अविनाश ग्रुप। हमारा 96 में वी स्टार्टेड दिस कंपनी एंड इन फैक्ट आई कंप्लीटेड माय सिविल इंजीनियरिंग एंड आई वाज वेरी पैशनेट फ्रॉम बिगिनिंग की कॉलेज डेज में ऐसा दिमाग में था कि रियल एस्टेट कंपनी, खुद का रियल एस्टेट का काम करना है। उस समय 25 साल पहले रायपुर एक बहुत छोटा सा शहर था और यहाँ पे उतना काम भी नहीं था, बट लेकिन फिर एक ये था कि एजुकेशन है उस लाइन में और ये करना है, जुनून था, एक पैशन था। तो स्टार्ट हो गया, एक छोटी सी शुरुआत 3 लोगों के एम्प्लॉय के साथ में ये स्टार्ट हुआ और आज धीरे धीरे हम 54 प्रोजेक्ट्स और 12-13 हजार कस्टमर्स और 2 करोड़ स्क्वायर फुट का करीब डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन हमने किया है और आज करीब 650 एम्प्लॉय हमारे साथ हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी क्योंकि रियल एस्टेट आप जानते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी थोड़ा जब से रेरा वगैरह आए हैं और लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप जब आई तो थोड़ा रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज हुआ है और ट्रांसपेरेंसी इसमें आई है। बट अदरवाइज जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने जब 96 की जब बात कर रहा हूँ, तो उस समय बड़ा अनऑर्गेनाइज था। लोग इसको एक ठेकेदारी का बिजनेस समझते थे, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस समझते थे। बट रियल एस्टेट मैं समझता हूँ कि इसमें देयर इज मैन्युफैक्चरिंग, देयर इज डिजाइनिंग, देयर इज प्लानिंग, देयर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देयर इज सेल्स, वे ऑफ डूइंग सेल्स, यू नीड टू नो द पल्स ऑफ द मार्केट। तो इट्स अ लिटिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक एरिया पे फोकस करना है। और लीगैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टाइमली डिलीवरी भी, लेबर मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, तो इट्स अ वेरी थिंग जिसमें आपको बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है। मैं समझता हूँ जो रियल एस्टेट अगर अच्छे से कर लिया तो वर्ल्ड में कोई भी काम ऐसा कर सकता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को हैंडल करता है। क्या बात है, जिसने रियल एस्टेट अच्छे से कर लिया वो वर्ल्ड में कोई भी चीज कर सकता है। दोस्तों, ये मैसेज सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। ये इंटरव्यू सीरीज जो आपके लिए आई है, इसमें ऐसे गोल्डन नगेट्स निकल कर आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल लीडर्स है हमारे भारत देश के। दे हैव डन द प्रैक्टिकल वर्क, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 2 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ लैंड डेवलपमेंट, 650 एम्प्लॉइज, मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स। इतना काम करने के बाद अविनाश ग्रुप आपके सामने, खुद आनंद सिंघानिया सर एक्सपीरियंस बता रहे हैं और अभी तो बस शुरू किया हमने, बहुत सारी चीजें आने वाली है। सर, इस रियल एस्टेट जर्नी में पर्सनली मैं अगर आपको बोलूं एज ए लीडर, जब आप काम करें तो क्या थ्रेट्स एंड चैलेंजेस आपने फेस किए? सबसे बड़ा थ्रेट तो मुझे लगता है कि ऐसा तो देखिए, थ्रेट ना हमारे मन की बात है, हमारे दिमाग में थ्रेट है। अदरवाइज कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, देयर इज ऑलवेज, मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ थ्रेट्स। तो यू कैन नॉट कॉल इट एज अ थ्रेट। मतलब ऐसा बोलना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक निराशाजनक बात होगी कि देयर इज थ्रेट इन द मार्केट, बिकॉज यू आर इन द मार्केट टू फेस ऑल दिस चैलेंजेस डे टू डे बेसिस पे, इसीलिए आप बिजनेस कर रहे हैं। अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू डू 10 to 7 जॉब वेयर देयर इज नो थ्रेट। प्रैक्टिकली देयर इज नो थ्रेट। मतलब आप काम करते जाइए एक मीडियोकर लेवल पे भी, तो कंसिस्टेंटली आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी, आप बने रहेंगे जॉब में। तो थ्रेट तो नहीं, बट लेकिन डेफिनेटली हाँ, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रियल एस्टेट में आते रहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज मुझे जो लगती है कि वी आर विक्टिम ऑफ द सिस्टम। वाई वी आर विक्टिम ऑफ द सिस्टम? कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए एक घर दे रहे हैं, उनके रहने की जगह दे रहे हैं, उनकी जीवन शैली चेंज कर रहे हैं। और रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज हमारे भारत में बहुत इसका महत्व है। उसमें मकान एक लॉन्ग टर्म चीज है। मतलब हम एक आदमी, मुझे लगता है कि जीवन में 2 मकान भी चेंज कर ले, 2 मकान चेंज कर ले तो बहुत बड़ी बात है। भारत देश की अपन बात करें तो उस 2 मकान में एक मकान मिनिमम आमतौर पर हम बिल्डर बना के दे रहे हैं उसके जीवन में, तो एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। लेकिन हम एक इमेज डेफिसिट से फेस करते हैं। आज देखिएगा, सबसे बड़ी चीज है कि बिल्डर बोले तो थोड़ा बहुत नेगेटिव एलिमेंट अपने आप आदमी के मन में आ जाता है। तो हमारे पास्ट में शायद ऐसा कुछ काम हुआ होगा या कुछ ऐसा एक्टिविटी रही होगी जिसके कारण बिल्डर मतलब एक थोड़ी नेगेटिविटी है। तो वो नेगेटिविटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें सिस्टम, जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। और इसीलिए आई से कि वी आर विक्टिम ऑफ द सिस्टम। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग इलीगल, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन ब्लैक, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन ग्रे एरिया, वी वांट टू वर्क इन अ डिग्निफाइड मैनर।
बड़ी इज्जत से, शिद्दत से, और अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो बहुत नेक काम हम कर रहे हैं। बट समहाउ एक हमने कभी भी, हमारी कम्युनिटी ने एक इमेज डेफिसिट को फेस नहीं किया। मैं हमेशा शुरू से, मुझे ये बड़ा खराब लगता था जब कोई लोग इसको थोड़ी गलत जगह से देखता, गलत निगाहों से देखता था। मैं एजुकेटेड भी सिविल था, और उसके बाद में मैंने ये कंपनी चालू की। मैंने मारुति में, हमारा फैमिली बिजनेस है मारुति डीलरशिप का, वहां पे 1 साल शुरू में मुझे काम करने का मौका मिला। तो वहां पे मैंने देखा कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग की जा सकती है, डिपार्टमेंट वाइज एंड सिस्टमैटिक, क्योंकि मारुति कंपनी अपने आप में एक ऐसी कंपनी है जो पूरे सिस्टम्स प्रोसीजर से काम करती है, और आईएसओ में भी मैं इन्वॉल्व था उसमें। तो वो आई कुड अंडरस्टैंड कि हाउ अ कंपनी रन्स एंड व्हाट इज हाउ अ कॉर्पोरेट कल्चर कैन बी देयर इन द कंपनी। तो वो आई ऑलवेज वांटेड टू इम्बाइब इन माय कंपनी, इन माय रियल एस्टेट। और वहां बहुत वो चैलेंजिंग लगता था, लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, और जनता भी उसको क्वेश्चन की नजरों से देखती थी। और थोड़े बहुत 19-20 करने से बड़े बड़े फायदे दिखते थे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखते थे। बट मैं पूरे समय, मेरे दिमाग में एक ही बात, हमारी फैमिली वैल्यूज थी, पेरेंट्स का, अपने, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का, अंकल्स का, सबका जो एक वैल्यू सिस्टम था वो मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, वी नीड टू वर्क इन अ वेरी गुड वे। और मेरी खुद की एजुकेशन और खुद की अपब्रिंगिंग में ट्रांसपेरेंसी को मैंने बहुत फोकस किया, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट वैल्यूज को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी। तो उस कारण हमारी कंपनी में पूरा कल्चर रहा अक्रॉस द बोर्ड फॉर लास्ट 25 ईयर्स। एंड आई थिंक रियल स्टेट में ये दो चीज अगर आपने कमा ली, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू इन प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर। और उसके बाद में सिर्फ आपको एक अच्छे तरीके से काम करना है, और अपने आप में आप को एक इमेज डेफिसिट से जो पाला पड़ा वो खत्म हो जाएगा, और एक बहुत कामयाबी भी आपके हाथ में रहेगी, पैसे भी आपके हाथ में रहेंगे, और लोगों की ब्लेसिंग्स भी आपके हाथ में रहेगी। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सुपर्ब, सुपर्ब सर, सुपर्ब। क्या आंसर दिया है आपने। देखिए 2T फॉर्मूला, एक तो ट्रस्ट और दूसरा ट्रांसपेरेंसी, अगर ये दो चीजें आप रियल एस्टेट में मेंटेन करके चलते हैं तो आप आसमान छू सकते हैं। तो दोस्तों समझिए, सर के इमोशन से ये बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि रियल एस्टेट एकमात्र एग्रीकल्चर के बाद भारत में सबसे बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस बात को दोस्तों अच्छे से समझिए कि 650 एम्प्लॉयज अविनाश ग्रुप में काम कर रहे हैं, मतलब 2 करोड़ स्क्वायर फीट का लैंड इन्होंने डेवलप किया, तो कम से कम 10 से 20 हजार वेंडर्स, लेबर्स, इनको भी काम मिला है। इतने बड़े लोगों के लिए ह्यूज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना एक बड़ा बिल्डर ही कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी गरिमा की पोजीशन है, और इसी गरिमा की पोजीशन को लोगों के सामने उजागर करना, यही रियल एस्टेट गेम चेंजर इस बुक का, इस मिशन का एक बहुत बड़ा पर्पस है कि हम लोगों तक ये रियल स्टोरीज पहुंचाना चाहते हैं। यही है देश के वो हीरोज जो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मेहनत करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे रहते हैं, लाइमलाइट में नहीं रहते, ये सोशल मीडिया पे नहीं होते, ये प्रोजेक्ट्स पे होते हैं। चलिए सर, अविनाश ग्रुप के बारे में और जानना चाहूंगा, अभी करंट क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और हम कौन से सेक्टर में अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं या अभी है। अभी लगभग 16 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, और छत्तीसगढ़ की 3-4 सिटीज में अलग अलग लेवल पे काम चल रहा है। और हम शुरू से इस बात पे बिलीव किए कि सिंस आप भी इस बात पे एग्री करेंगे, आप भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और काफी साल से इस पे काम कर रहे हैं, कि रियल एस्टेट इज लिटिल रीजनल सब्जेक्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रियल एस्टेट को बहुत मल्टीपल सिटीज में करके आप गेन कर पाए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो हमने यही फोकस किया कि जब हम मल्टीपल सिटीज में इसको काम नहीं कर पा रहे हैं एज ऑफ नाउ, ऑफ कोर्स फ्यूचर में डेफिनेटली वी आर एक्सप्लोरिंग द मार्केट, बट एज ऑफ नाउ तो हमने यही सोचा कि व्हाई नॉट डू ऑल द वर्टिकल्स ऑफ रियल एस्टेट। क्योंकि मुझे पैशन रियल एस्टेट का है, मैं दूसरे बिजनेस भी हमारी फैमिली में हो रहे हैं, बट ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें चैलेंजिंग अपने इन्वायरमेंट रहते हैं, अपने खुद के, जो एक ड्राइव देते हैं। तो we have tried all the verticals of real estate almost except IT, or except IT and I feel farm housing. इन दो सेगमेंट को मुझे जो याद आ रहे हैं अभी, इन दो को छोड़ के हमने ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट छत्तीसगढ़ में काम किया है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क हो, बिजनेस पार्क हो, लॉजिस्टिक पार्क हो, या इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो, लग्जरियस विलाज हो, हाई राइज अपार्टमेंट्स हो, सर्विस अपार्टमेंट हो, या अफोर्डेबल हाउसिंग हो। 7 लाख 9 लाख में भी हमने मकान बेचे हैं। और जब वो 7 लाख 9 लाख के जब हमने मकान बेचे, तो लोगों को बड़ा बड़ा क्वेश्चन था कि अविनाश ग्रुप जैसी कंपनी जिसकी क्वालिटीज लोग जानते हैं कि अच्छा है, पूरा लीगल काम है, ये इतने कम में कैसे दे रही है, कोई और कंपनी तो नहीं, कोई और नाम तो नहीं है, या क्या मामला क्या है, इतना सस्ता मकान कैसे बन पा रहा है। तो अफोर्डेबल सेगमेंट में भी घुस के काम करने में बहुत मजा आया। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट है। हम बिलासपुर में, जगदलपुर में, भिलाई, दुर्ग में,
और रायपुर में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, और ये 16 प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे चल रहे हैं इन बहुत सिटीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जब आप ऐसी जर्नी तय करते हैं जो लोगों के लिए सुनकर एक बहुत इंस्पायरिंग होती है, तो वो जानना चाहते हैं कि हु इज योर इन्फ्लुएंसर और मेंटर, किन को मानते हैं आप अपना इन्फ्लुएंसर या मेंटर? देखिए मौर्य जी, मुझे आपकी बातचीत से भी लगता है और आपकी जर्नी भी है जो समझा अभी इनफॉर्मली बातचीत में, कि यू आर अ लर्नर। और जब आदमी लर्निंग मोड पे रहता है तो वो हर व्यक्ति से, हर स्थिति से इन्फ्लुएंस होता है, उससे लर्न करता है। तो मैं समझता हूँ काफी हद तक तो यही एक मेरे साथ भी है कि मैं हर परिस्थिति से जो हमारे लाइफ में आती है, प्लस वेरियस लोगों से, चाहे वो अलग छोटे ओहदे में हो, बड़े ओहदे में हो, डिफरेंट बिजनेस में हो, डिफरेंट वर्किंग में हो, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। वो जब तक लोगों से मिलता है, बात करता है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इट्स वेरी नेचुरल टू लर्न फ्रॉम देम, एंड इट्स वेरी नेचुरल टू बी इन्फ्लुएंस्ड। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो भगवान की विशेष कृपा रही कि मैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में रहा, ऐसा मुझे लगता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस का कम वो रहा। एंड वैसे अगर ब्रॉडली बात करें तो मैं डेफिनेटली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय मिस्टर रतन टाटा। वो मेरे रियल हीरो हैं। मुझे लगता है कि जो उनके थॉट सिस्टम है उससे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, और ही इज वन ऑफ देम इन द एंटरप्रेन्योरशिप। और अदरवाइज भी लाइफ में आप देखेंगे तो आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अमिताभ बच्चन ऑल्सो। ही इज वेरी सीनियर टू मी, बट उनका ये काम करने का जो पैशन है टिल द लेट एज, वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बड़ा डिसिप्लिन वे में वो काम करते हैं। तो वो भी अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग है। एंड देन अगर हम ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स में बात करें तो जेफ बेजोस से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जेफ बेजोस जो अमेजोन को उन्होंने जीरो से आज यहाँ तक इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट की, उनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, और उन्होंने टेक्नोलॉजी को और एंटरप्रेन्योरशिप को और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को क्लब करते हुए एक बहुत वंडरफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, और बहुत अच्छे से स्केल अप किया उन्होंने। तो ये तीन डिफरेंट शख्सियत हैं जो मेरे को इंस्पायर करती है डे टू डे बेसिस पे। बहुत 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 धन्यवाद शेयर करने के लिए। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों के इंटरव्यूज ले रहे हैं, आप चौथे आदमी हैं 8 में से जिनके मेंटर या जिनके इंस्पायरिंग पर्सन रतन जी टाटा है। तो ये शायद इंटरव्यूज उन तक भी पहुंचेंगे कि देश के बड़े मेंटर्स उनसे इंस्पायर होकर, और मेरे भी मेंटर मेरे ऑफिस में मेरे सामने ही उनका फोटो लगा हुआ है। तो क्या बात है, क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तो रतन टाटा जी को ही मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और उसी तरह से हमने धीरे धीरे शुरू किया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप ये सब इतने डीप में शेयर कर रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा ग्रुप, 3 एम्प्लॉय से 650 लोग, न जाने कितने हजारों वेंडर्स, लाखों लेबर्स को आज तक काम मिला है, क्या वो लीडरशिप स्पेशल स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करते थे? देखिए मैं बड़ा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, और कंपनी जैसा आप जान रहे हैं कि स्क्रैच से स्टार्ट हुई। तो कभी कोई ऐसी लीडरशिप स्ट्रेटेजी नहीं थी, क्योंकि 3 लोगों को लीड करना था शुरू में। फिर शायद मेरे ख्याल से 1 आध साल बाद 6 लोगों को लीड करना रहा होगा, उसके बाद में शायद 12 हुए होंगे, ऐसे ऐसे बढ़ती गई कंपनी। तो ऐसा, तो लीडरशिप स्ट्रेटेजी वॉज वेरी वेरी सिंपल। एक ही स्ट्रेटेजी थी, अच्छा काम करना है, अच्छा काम करके एक अच्छी कंपनी को फॉर्म करना है, एक ग्रेट कंपनी बनाना है, और इज्जत से काम करना है। तो इसके लिए देखिए बहुत ज्यादा लीडरशिप स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको हर आदमी से वो एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्किंग, कि भैया ये काम है यार, अगर तुमने कमिट किया है तो उसको फॉलो करो, उसको फुलफिल करो बाय एट एनी कॉस्ट। और अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो वी आर इनटू द बिजनेस। हम हमेशा प्रॉफिट के लिए बिजनेस में नहीं है। बिजनेस का सबसे बेसिक रूल है कि यू कैन हैव प्रॉफिट एंड यू कैन हैव लॉसेस, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉसेस। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारा राइट है प्रॉफिट का, एज ए बिजनेसमैन हमारा प्रॉफिट का राइट है, बट आई थिंक एज ए बिजनेसमैन हमारा एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट की जगह, टू फुलफिल अवर कमिटमेंट। दैट ओनली टेक्स यू टू द हाइट विच यू डिजायर टू रीच। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसमें अक्सर गलती करते हैं। सुपर्ब सर, ये आंसर बहुत, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिए, अच्छा काम करिए और अपने कमिटमेंट को निभाइए। हर बड़ा व्यक्ति जो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम करे अक्रॉस इंडिया, मैं हर जगह से बात कर रहा हूँ, हम छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, एमपी में बात कर रहे हैं, मुंबई में बात कर रहे हैं, राजस्थान में बात कर रहे हैं, गुजरात में बात कर रहे हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे बांध लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए कि ट्रांसपेरेंट रहिए, कमिटमेंट को निभाइए और अच्छा काम करिए। आगे बढ़ते हैं सर, मैं कहना चाहूंगा कि लीडरशिप स्ट्रैटेजी के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आने वाले रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स, बिल्डर्स अगर अविनाश ग्रुप को आदर्श मान के आगे बढ़ना चाहते हैं,
कल जाके, और ये होगा सर, हमारे देश का आने वाला एंटरप्रेन्योर के लिए जैसे हमारे लिए रतन जी टाटा एक आइडल है, वैसे आगे जाके आनंद सिंघानिया जी, अमेय जैन जी, ऐसे ही लोग लोगों के मेंटर रहेंगे जिन्होंने रियली 2 करोड़ 3 करोड़ स्क्वायर फीट जगह डेवलप करना कोई मजाक नहीं है, और ये आपने किया है, तो आप आने वाले रोल मॉडल्स है। बस आप लोग काम में ज्यादा फोकस करते हैं, प्रोजेक्ट पे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए हमारी इस पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी में लोग सामने नहीं आ पाते, और यही मिशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप आने वाले बिल्डर्स को, आपका सक्सेस मंत्र वो कैसे? या मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए डेफिनेटली काम हमको कमिटमेंट के साथ में करना है, वो तो डेफिनेटली है, दैट इज अंडरस्टूड नाउ, एंड पोस्ट रेरा तो मतलब यू आर नाउ ऑब्लिगेटेड, यू आर बीन रेगुलेटेड, है ना, तो ये तो हम अब नाउ टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इस पे कोई बहुत ज्यादा बोलने बताने की बात नहीं है। बट एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मुझे लगता है, जो हमारे फेलो बिल्डर्स, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स मिस करते हैं, वो इस बिजनेस को एक वन टाइम बिजनेस के रूप में ट्रीट करते हैं कि मैंने कोई मकान बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया एंड आई एम डन विथ इट। आई फील कि इट इज नॉट ओनली दैट, नाउ वी नीड टू, अगर हम रियल एस्टेट पे वाकई में, क्योंकि देखिए आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें थोड़ी बहुत 19-20 कमी की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये एक आपको इंडस्ट्री नहीं है जिसमें आप सांचे में प्रोडक्ट डाले रॉ मटेरियल और दूसरी तरफ से एक ऐसा प्रोडक्ट बन के निकल गया जो एकदम लीक प्रूफ, क्वालिटी चेक, क्यूसी एश्योर्ड वाला है मामला। वी आर डिपेंडेंट ऑन मैनुअल कंस्ट्रक्शन पीपल, वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ फोर्स जो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग तरीके से खुद सीखी है, और हर चीज में केवल एक प्रोडक्ट में आपको लेबर फोर्स नहीं है, there is different labor force for civil, there is different for plumbing, there is different for electrical, so मतलब we have a lot of things involved, तो ऐसे में जरूर कुछ ना कुछ कमी रहने की संभावना रहती है। तो आपको पोस्ट प्रोजेक्शन भी आपको एक पूरे प्रोजेक्ट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से 1 साल 2 साल जो भी आपका निर्धारित समय है जो रिक्वायर्ड है, उसमें हैंड होल्डिंग चलना चाहिए, चाहे वो मकान में कोई प्रॉब्लम हो और या प्रोजेक्ट में ऑपरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम एक कम्युनिटी बसाने जा रहे हैं, हम केवल मकान नहीं दे रहे हैं, हम एक पूरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं आदमी को, उसमें एमिनिटीज हैं, क्लब हैं, और हम लोग इंडियंस लोग हैं, पूरे साल भर सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल को मनाते हैं, वी बिलीव इन मीटिंग विथ ईच अदर, वी बिलीव इन सोशलाइजिंग, वी बिलीव इन पूजा पाठ, बहुत सारी चीजों को, तो वो एक कल्चर वहां पे हमको डेवलप कर रहे, एक ऑपरेशंस टीम आपकी रहे, एक इवेंट टीम रहे, जो उनके पास नवरात्रि है, डांडिया है, गणेश जी गणेश स्थापना है, न्यू ईयर्स है, और ऐसे मकर संक्रांति है, होली है, इन सब, दिवाली है, दशहरा है, हम इन सबको साथ में लेते हुए, मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए 1 साल 2 साल 3 साल पूरी सोसाइटी को थोड़ा सा ध्यान रख के उस पर हम अगर काम करें, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस है जो आपको आगे में और वर्ड ऑफ माउथ भी देता है और लोगों को जीवन शैली बेहतर बनाता है। हम रियल एस्टेट डेवलपर जनरली ऐसा सोचते हैं कि अरे यार मेरा रोल क्या था एज ए बिल्डर, एक मकान बनाना और दे देना, एक कॉलोनी बनाना और दे देना। आई थिंक थोड़ा सा हमको बियॉन्ड सोचने का समय आ गया। नाउ वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, इट इज जस्ट नॉट रियल एस्टेट इंडस्ट्री विच इज इनटू सेलिंग हाउसेज और प्रॉपर्टी, वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, और आपके पास एक प्रॉपर कस्टमर केयर टीम, एक प्रॉपर इवेंट टीम, एक प्रॉपर ऑपरेशंस टीम होनी चाहिए, जो जनरली मैंने देखा मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास नहीं रहती। एकदम ये तीनों टीम आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। बहुत सारे लोग मिस करते हैं इस चीज को, और इसके बिना ये जब आप अच्छे से करेंगे तो आप एक अच्छे वे में काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप छोटी मोटी चीजों में परेशान रहेंगे। बहुत सही सर, बहुत सही जवाब दिया आपने। आपके पीछे वो फोटोग्राफ लगा है हॉर्सेस का, और हम हमारी किताब में एक स्पेशल 10 पेज का चैप्टर लेकर आ रहे हैं, 7 हॉर्सेस ऑफ रियल एस्टेट। अगर इन 7 घोड़ों को कंट्रोल नहीं किया तो आपका रथ सीधा नहीं दौड़ सकता। उसमें से कुछ घोड़े अभी आपने बताए कि आप उन पे कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इतना अच्छा मैनेज कर पा रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इतने अच्छे आंसर्स आप दे रहे हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि लीडर को खुद पे कंट्रोल रखना, खुद की एनर्जी लेवल को मेंटेन करना, डिसिप्लिन से रहना, तभी वो इतना बड़ा काम कर पाता है। तो सेल्फ परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए कोई रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं कि खुद का? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इनफैक्ट मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होता हूँ या मिलता हूँ या किसी से मेरा कनेक्ट होता है, तो आई जनरली आस्क हिम कि आप कैसे, व्हाट इज योर डे रूटीन एंड हाउ यू एंजॉय योर टाइम, हाउ यू रिलैक्स, ये सब मेरे नेचुरल क्वेश्चन होते हैं। तो मैं भी डेफिनेटली, मुझे लगता है कि ये हम बिजनेस में रह के कूल रहना और एक ऑर्गेनाइज वे में ग्रो करना, टीम को लीड करना, तो यू हैव टू लीड योरसेल्फ बिफोर यू कैन लीड योर टीम, है ना। आपको सबसे पहले अपने आप को लीड करना है। आप तभी लीड कर पाएंगे जब आप एक सर्टेन वैल्यूज को फॉलो करते हैं।
आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, आप फिटनेस पे बिलीव करते हैं, आप फैमिली लाइफ स्ट्रांग होने में बिलीव करते हैं, आप फैमिली टाइम क्वालिटी टाइम पे स्पेंड करते बिलीव करते हैं, आप सोशलाइजिंग या सोशल ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियों पे बिलीव करते हैं, है ना, आप सबके विन विन, सबका सिचुएशन विन विन हो, हर डील ऐसी हो कि हर आदमी विन विन में रहे, उस पर बिलीव करते हैं। ये जब 5-6-7 चीजों पे आप बिलीव नहीं करेंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपका बैलेंस बिगड़ेगा। लोग बोलते हैं यू शुड बैलेंस योर लाइफ, यू शुड मैनेज योर टाइम। I don't think we need to balance or manage your time. We just need to be in sync with the society, sync with the nature. अगर हम नेचर के साथ में सिंक हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बैलेंसिंग की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, वो तो नेचर, कभी आंधी आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी धूप आ जाती है, इट इज लाइक दैट। तो लाइफ में भी वैसा आना है, यू जस्ट हैव टू बी सिंक। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है भाई, मतलब यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड। और वो तभी पॉसिबल है लीड्स ये सब चीज करना जब आप, मैंने आपको जैसा बताया कि अब थोड़ा बहुत भगवान में, स्पिरिचुअलिटी में, थोड़ा बेटर लिविंग स्टाइल में बिलीव करें, तभी पॉसिबल है ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ डीप इन्फॉर्मेशन। खुद की लाइफ को बैलेंस करना दोस्तों बहुत जरूरी है। सब डिपार्टमेंट लाइफ के जब आप मैनेज करते हैं तो सफलता जल्दी जल्दी मिलने लगती है। सर, आप अपनी टीम को मोटिवेटेड और इंस्पायर कैसे रखते हैं? क्या एक वो स्ट्रेटेजी आपकी पावरफुल टीम की, ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में अविनाश ग्रुप की टीम एक बहुत पावरफुल टीम है, कैसे? First of all, I would like to say here कि I'm really really blessed to have such a powerful team. हमारा, I very strongly feel कि not only in Chhattisgarh but in Central India we must be having a very strong team, not only in skill set but in belief system, in motivation level, in taking their, honoring their commitments, in ownership, है ना, इन वैल्यू सिस्टम। अच्छी टीम है हमारी डेफिनेटली, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे टीम हमारी डेवलप हुई है। बट आई फील कि सबको ये लगता है कि वो परेशानी में नहीं है। देखिए, आज कोई भी आदमी काम करना चाहता है तो वो इज्जत से काम करना चाहता है। वो आदमी, जो भी हमारे स्टाफ है, वो हर लेवल पे देयर इज अ कमिटमेंट, हर लेवल पे। तो वो, उसको ये एश्योरेंस रहता है कि द कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट। उसको ये एश्योरेंस रहता है कि हमारा ग्रोथ पाथ कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट। अभी कोविड आया, इतना टफ समय था और सब जगह सैलरी डिडक्शन और लोगों का वो हुआ, बट एवरीबडी हैज अ फेथ कि नहीं, हमारी कंपनी विल टेक केयर ऑफ अस, एंड दे वर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। और नॉट ओनली दिस, मैं लगभग कोविड के समय में 30 से 40 दिन, मतलब सब काम वाम तो ऑलमोस्ट बंद था, नॉट ओनली फॉर टीम, फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, जिसकी जो मदद हो सकती थी पूरे समय हम लोग इन्वॉल्व थे। और डॉक्टर कोऑर्डिनेशन हो या ये हो या एवरीथिंग, दे आर लाइक अ फैमिली। ये देखिए, इट्स नॉट अ जार्गन, मैनेजमेंट जार्गन नहीं। हर आदमी कंपनी बोलता है कि माय ऑफिस टीम इज लाइक माय फैमिली, बट वी, एवरीवन इन अविनाश, वी बिलीव ऑन दिस। एंड हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं कि मतलब रिटेंशन इज वेरी गुड। कई लोग हैं ऐसे नंबर्स में जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो दे गेट दैट ओनरशिप, दे गेट दैट एम्पावरमेंट। तो आई थिंक दैट इज सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर उनके लिए है कि एम्पावरमेंट है उनके पास। उनको मालूम है कि ये काम उन्हीं को करना है, और मतलब कोई आके खड़ा हो उनके सर पे खड़े होके कराने वाला नहीं है। और उनका रिवार्ड और पेनल्टी वाला मामला तो आजकल बहुत सिंपल है। इफ यू आर नॉट फिट इनटू द सिस्टम, यू आर आउट ऑफ द सिस्टम। तो दे आर रिवार्डेड रेगुलरली अपार्ट फॉर दैट। सुपर्ब सर, कमिटमेंट के साथ फैमिली के जैसे उनके, देखिए कहते तो कई लोग हैं, आपने बहुत सही कहा कि हम फैमिली के जैसे रखते हैं, लेकिन एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 25 साल और 18 साल, 15 साल से आपके पास लोग काम कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग। सर, नेक्स्ट चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहूंगा। इस पूरी जर्नी में कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ घटित हुई हो, किसी कस्टमर के साथ या कभी कोई प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते साथ, एक ऐसी स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहे, दैट इंस्पायर्ड यू अ लॉट? मतलब उस समय आपने जो किया तो आनंद जी को लगा कि यार ये तो मेरे हाथ से क्या हुआ, मतलब मैं भी नहीं समझ पाया कि ये डील मैंने कैसे क्रैक की, या कोई कस्टमर को कैसे हैंडल किया, या कुछ भी बड़ा सा शेयर करना चाहेंगे, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है? नहीं, एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी तो मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रही है, बट एक इंसिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी रिसेंटली हुआ वो, कि एक हमारे कस्टमर थे, वो मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था लाइफ का, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने अराउंड 97 98 में, 97 में ही उन्होंने एक मुझसे कुछ मकान लिया था। उस समय मकान की कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए की कुछ मकान था, 3,75,000 रुपए का मकान था। 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट और 900 फुट का बिल्टअप ऐसा मकान था, 3,75,000 का 97 में। अच्छा। तो वो फैमिली उस समय आई थी, हस्बैंड वाइफ, और उन्होंने वो मकान उस समय फाइनल किया। और
भाई उस समय तो क्या, खुद मैं ही चालक मालक था। 97 में 3 लोग काम करते थे साथ में, तो मैं ही डील किया, मैं ही मकान दिखाने ले गया, पेमेंट भी मैं ही रिसीव किया, स्टाफ हमारा वो बिल रिसीट काट लिया एंड ऑल दो स्टफ। तो वो रिलेशन एक कनेक्ट हो जाता था उस समय आदमी का। तो वो थोड़े पैसे टाइम से नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा डिले था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, जेन्युइन प्रॉब्लम है, आ जाएगा पैसा। ऐसा करके डील क्लोज हो गई, वो बात खत्म हो गई, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। हम और प्रोजेक्ट बनाते गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अभी कुछ 4 5 6 महीने पहले वो आए, हस्बैंड वाइफ, एंड उनके साथ एक लड़का था 23 साल के आसपास का। अच्छा। तो उन्हें कहा आपने पहचाना क्या? मैं उनको एक्चुअल में 22 22 23 साल ही बाद मिल रहा था। ओके। तो मेरे को 2 मिनट लगा, लेकिन पहचान गया जरूर उनको। बोले हाँ हाँ बोलिए साहब कैसे हैं? तो उन्होंने बताया बड़े कि ये मेरा लड़का है, अब इनके नाम से मैं प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है और मैं इसलिए आपसे मिलना चाहता था। मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। फिर उनकी वाइफ ने बोला कि हमने आपसे 24 साल पहले आपसे लिया था मकान, और बहुत हमारे को फला, और आपने उसमें बड़ी मदद की हमारी, और हमको टाइम भी दे दिया। आज हम वहां रह रहे हैं बड़े अच्छे से। अब ये लड़का जो है, उस समय जब मैं आपके पास आई थी, तो उस समय आई वॉज प्रेग्नेंट विद दिस बॉय, दिस ओके। यंग 23 ईयर्स बॉय, और उस समय हमने लिया, और आज इसके नाम से हम वो मकान ले रहे हैं। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, उनको भी बड़ी अच्छा फील हो रहा था कि इतने दिनों बाद उसके नाम से ले रहे हैं। तो एक छोटी सी जर्नी है जो मैं मतलब ये बताना चाह रहा था कि बड़ी खुशी सुकून होता है जब आदमी आके मिलता है और बोलता है कि मैंने बताया ना कि आपने लाइफ में आदमी 2 ही बार मकान या प्रॉपर्टी जनरली ले पाता है, तो दूसरा मकान भी 23 24 साल बाद उन्होंने हम ही से लेना पसंद किया, और वो भी उस लड़के के साथ जिस जो उस समय समझ लीजिए आया ही नहीं था इस दुनिया में। सही बात। तो वो एक बहुत फीलिंग बड़ी अच्छा बात। लगा, मुझे इंस्पायर किया कि अगर हम किसी के लिए छोटा भी अच्छा करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी अच्छा करते जाते हैं बिजनेस करते सही। करते हैं, तो वो आदमी ब्लेसिंग्स आपको फिर बाद में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलती है, ग्रोथ के रूप में मिलती है आपको। और ब्लेसिंग काउंट्स इन लाइफ अ लॉट, आई Yes. बिलीव इन दैट। It is said that the more blessings you gain, the more good things you are adding into your life. और या बहुत बड़ी बात है सर, 2 जनरेशन ने आपसे प्रॉपर्टी ली, ये एक अपने आप एग्जैक्टली, में बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। और चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि या लीडर्स आर रीडर्स, हर एक अच्छा लीडर रीडर होता है। चाहे टाटा हो, रतन टाटा जी की आप बात करें, चाहे जेफ बेजोस की बात करें, अमिताभ बच्चन जी की, सबको पढ़ना बहुत पसंद है। कोई एक इंस्पिरेशनल बुक हम जानना चाहेंगे आपकी, 1 या 2, जो आपको ऐसा लगता है कि वो बुक पढ़ने के बाद आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने मिला। देखिए, मैं 2 बुक का नाम आपसे लेता हूँ। एक तो मैं अर्ली डेज ऑफ माय बिजनेस में जब बुक पढ़ा था, आई थिंक 98 या 2000 में पढ़ा हूंगा मैंने वो बुक। वो थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ओके। स्टीवन कोवी की। यस। हाँ, मतलब 20 साल पहले पढ़ा था वो बुक, बट वो बुक का मुझे आज भी पूरा सार याद है, और मुझे लगता है कि मैंने उस बुक ने मेरी लाइफ में काफी डिफरेंस क्रिएट किया है। बहुत तो वो बहुत। बड़ी मैनेजमेंट टाइप की बुक थी उस समय। और अभी रिसेंटली मैंने 1 साल पहले बुक पढ़ी, इकिगाई। या इट्स अ जापानीज बुक, इट्स अ इकिगाई। जापानीज बुक, माय फेवरेट या आल्सो। या अमेजिंग बुक अगेन। तो ये इट्स अ गुड, वेरी गुड लर्नर बुक। ये 2 बुक मुझे अच्छी लगी। एंड देन एक मुझे गूगल पे बुक बहुत अच्छी लगी, हाउ गूगल वर्क्स। ये क्या न्यू जनरेशन बिजनेस पूरा है, हाउ गूगल वर्क्स। वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग बुक फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, आई वुड से। ओके। हाउ गूगल वर्क्स। हाउ गूगल वर्क्स, हम या जरूर कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से। देखिए ये ना बुक को जो रिव्यू आपको मिल रहा है, ये रियल एंटरप्रेन्योर, रियल हीरोज हैं। इन्होंने पढ़ के उसे इंप्लीमेंट किया है, इन्हें सफलता मिली है। तो जरूर पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। सर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा माना जाता है सेल्स इज द बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इन रियल एस्टेट। आपका स्पाइनल कॉर्ड जितना इंपॉर्टेंट बॉडी में, उतना इंपॉर्टेंट है सेल्स। सो सेल्स जो अविनाश ग्रुप इतने साल से करते आ रहा है, ये कौन से मॉडल पे हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं? ओनली एम्प्लॉइज फॉर सेलिंग, ये मॉडल चलता है? चैनल पार्टनर सेल करते हैं, वो मॉडल चलता है? कि हाइब्रिड मॉडल चलता है, एम्प्लॉय और चैनल पार्टनर मिलके बेचते हैं? कैसा मॉडल हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं? वी नॉर्मली यूज हाइब्रिड मॉडल। दो हमारी खुद की सेल्स टीम बहुत स्ट्रांग है, तो चैनल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली कम है। बट ओके। लेकिन वी आर फ्रेंडली टू चैनल पार्टनर्स एंड वी बिलीव कि दे आर अवर ब्रांड एम्बेसडर्स। तो वी ऑलवेज से कि दे आर वेलकम एंड दे आर अवर ब्रांड एम्बेसडर्स। बिकॉज देखिए कि चैनल पार्टनर एक ऐसी कम्युनिटी है जो माल बिके या नहीं बिके, आपके लिए अच्छा बोलते हैं, एंड दे आर थर्ड पार्टी टू द कंपनी। तो थर्ड पार्टी टू द कंपनी इज ऑलवेज, मतलब वो उनकी यस। बात का ज्यादा वजन रहेगा कंपेयर टू our people saying that this project is good, this our builder, our team is good, our firm is good. So सुपर। they are really good, wonderful ambassadors, brand ambassadors. But of course, channel partners need to be more organized now. वो यस। पहले का समय था जो सिर्फ कमीशन वाली बात थी, अभी you need to be more service oriented. तो मेरा एक्सपेक्टेशन वही रहता है, चैनल पार्टनर जब मेरे से काम लेने या बात करने आते हैं, मतलब सर्विस का क्या स्कोप है तुम्हारा और कमिटमेंट का क्या स्कोप है, थोड़ा वो चीज लेना इंपॉर्टेंट है।
बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर कोई अच्छा चैनल पार्टनर बनना चाहता हो, मार्केटिंग एजेंसी का ओनर बनना चाहता हो, तो अब हमें सिर्फ बेचना नहीं है, हमें सर्विस देनी है। नाउ वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री। बहुत बड़ी लर्निंग है सर। मैं पूछना चाहूंगा कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स अविनाश ग्रुप कर चुका है, व्हाट्स योर नेक्स्ट बिग गोल, ड्रीम और विजन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स? नहीं, अभी ऐसा बहुत स्पेसिफिक गोल नहीं है. देयर लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन, बट आई डेफिनेटली वांट टू डेवलप वन सिटी जो हमें क्या बोलना चाहिए उसे, जीरो बैलेंस. जीरो बैलेंस तो थोड़ा ना अगेन इट्स अ मैनेजमेंट जार्गन या टेक्निकल जार्गन हो गया, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हाउ वी कैन लिव रूरल लिविंग जो होती थी पुराने समय की, अच्छा। कि हाँ उस तरह की रूरल लिविंग क्लोज टू नेचर विथ मिनिमम अफेक्टिंग टू द एनवायरमेंट, है ना. हम कैसे कैसे रह पाए, कैसे सोलर से एनर्जी रहे, कैसे पानी का नेचुरल डिस्चार्ज हो, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप हो, कैसे वहीं का कुछ ना कुछ सब्जी भाजी बन जाए, डेवलप हो जाए, और हम मिनिमम इम्पैक्ट में कैसे हम रह सके. बेसिक लिविंग जिसको बोलते हैं, बेसिक लिविंग, नेचुरल लिविंग, वो हम उस पर कैसे हम काम कर सकें, वो एक थॉट प्रोसेस चल रहा है. बाकी तो प्रोजेक्ट्स में देखिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. अभी हम टॉलेस्ट टावर ऑफ छत्तीसगढ़ बना रहे हैं 19 स्टोरीड अविनाश वन के नाम से, जो अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है. पहली बार सर्विस अपार्टमेंट छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एंड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रिटेल स्टोर्स हैं, एंकर स्टोर्स जो होते हैं, जिसमें ऑफिसेज हैं, जिसमें फैशन स्टोर्स हैं, जिसमें बड़े ये हैं रेस्टोरेंट हैं, एंड देन प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं, देन पेंट हाउसेज हैं. तो ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है, और टॉलेस्ट टावर होने के कारण इसका अट्रैक्शन है, लोकेशन बहुत अच्छी है. तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा, और हमने इसमें चैलेंज लिया है कि वी वांट टू फिनिश इट ऑफ विद इन 3 इयर्स, 19 स्टोरीड विद इन 3 इयर्स. तो ये एक चैलेंज लिया हुआ है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वांट टू गिव द बेस्ट टू द सिटी. क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको शहर के लिए जब आप अच्छा करते हैं तो वो भी आपको pays you in the long run. And it is said that fortune favors the brave. So the brave who is taking action, obviously the fortune and the God is with him. आगे बढ़ते हैं सर. क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस आप रियल एस्टेट सेक्टर में आगे देख रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, किस सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और आने वाले समय में चैलेंजेस कहाँ हो सकते हैं? मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज तो रियल एस्टेट में, ऑल्टरनेट रियल एस्टेट कुछ ना कुछ आपको अपने शहर में, अपने रीजन में ढूंढते रहना चाहिए. मकान, दुकान, ऑफिस तो ऑब्वियस चॉइस है, मॉल्स भी बहुत बन गए, हॉस्पिटल, होटल भी बहुत बन गए, बट ऑल्टरनेट रियल एस्टेट जैसे कुछ सालों पहले को वर्किंग स्पेस एक नया अपने पास मीडियम आया, सर्विस अपार्टमेंट भी कुछ समय पहले आया, अभी हॉस्टल्स का चल रहा है, को लिविंग हॉस्टल्स चल रहे हैं. तो ये नई अपॉर्चुनिटीज भी देखना चाहिए. इंडस्ट्रियल पार्क में, लॉजिस्टिकल पार्क में भी देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है. लोग आज बहुत परेशान है, मैं देखता हूँ कई इंडस्ट्री वाले मिलते हैं, सब 2-2 साल हो गए हमारे अप्रूवल्स नहीं हो रहे हैं. तो इंडस्ट्रीज उनको लगाना है, दे वांट टू डू फॉर द सिटी, फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री, बट उनके पास जमीन नहीं मिल रही. जमीन मिल गई तो अप्रूवल्स नहीं हो रहे हैं. तो कैसे अच्छे इंडस्ट्रियल पार्क बन सके. लॉजिस्टिक पार्क के भी अच्छा स्कोप है. एंड आईटी पार्क में बोलना बहुत इजी लगता है कि अच्छा रियल एस्टेट डेवलप होता है, बट आईटी पार्क के लिए वी नीड गवर्नमेंट विलिंगनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. तो आई थिंक सर्विस अपार्टमेंट्स इज आल्सो गुड. और हाइब्रिड मॉडल जो है, मुझे क्या लग रहा है कि एक अगर हम अच्छे वॉल्यूम में कोई काम करना चाहते हैं तो कैसे डिजाइनिंग प्लानिंग में हम फोकस करें, हाउ वी शुड फोकस ऑन द डिजाइन पार्ट. आज जैसे इस प्रोजेक्ट को भी हमारे को डिजाइन करने में, क्या डिजाइन करना है, इसकी रिसर्च और स्टडी करने में 1 साल लगा, बट उस एक साल की स्टडी ने इट हैज पेड अस वंडरफुली. जो प्रोडक्ट बन के आया बहुत जबरदस्त आया. तो अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा रिसर्च करके हम ऐसे कैसे उसको डिजाइन करें कि हर प्रोडक्ट हमारे पास बहुत क्वांटिटी में नहीं हो और ओवरऑल पिक्चर बहुत बड़ी हो. आप समझ रहे हैं बात? सपोज आप 7 लाख फुट 10 लाख फुट बनाना चाहते हैं, तो 7-8 लाख 10 लाख फुट का एक ही सेगमेंट नहीं होके हाउ वी कैन ब्रेक इट इनटू 4 पार्ट so that every segment is minimum and undisturbed also at the same time. Right. ये सब बहुत अच्छा आपने शेयर किया. और मैं ये 200% कह सकता हूँ कि जो लोग ये इंटरव्यूज को पूरा डीप में देखेंगे उन्हें इतने पॉइंट्स मिलेंगे कि आप भारत के क्या पूरे वर्ल्ड के किसी भी सिटी में हो, आप रियल एस्टेट पे बहुत अच्छी राह पे चल सकते हैं, सही डायरेक्शन में चल सकते हैं. स्पीड मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर करता है, और डायरेक्शन सीखने मिलता है ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से जिन्होंने कई साल दिए. सर आखिरी 2-3 सवाल बचे. भारत फेस्टिवल्स का देश है, हमारे देश में बहुत फेस्टिवल समय समय पे होते रहते हैं. आपको क्या लगता है कि इन फेस्टिवल्स का रियल एस्टेट पे कैसा इम्पैक्ट होता है? अमेजिंग इम्पैक्ट है. हम लोग हर आदमी इस बात पे एग्री करेगा कि सबसे ज्यादा सेल्स का जो टाइम होता है हमारे यहाँ वो गणेश चतुर्थी से लेके दिवाली के बीच में रहता है. एंड देन फिर जो मकर संक्रांति 14 जनवरी के आसपास होती है, 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हमारे पास पीक पे सेल्स रहता है.
तो ये अपने आप में इंडिकेशन है। अप्रैल में फिर जो रामनवमी का समय है, जिस समय रामनवमी है, नया हिंदू वर्ष का भी समय उस समय आता है, उस समय हमारा पीक पे सेल्स रहता है। तो वी आर और हमारे आप रियल एस्टेट के जितने एडवर्टाइजमेंट देखेंगे वो इन शुभ मुहूर्त और शुभ दिन के आधार पर रहते हैं। तो डेफिनेटली काफी कुछ रियल एस्टेट और फेस्टिवल्स कनेक्टेड है। बस हमें थोड़ी जरूरत है कि इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लाने के लिए इन फेस्टिवल के पार्ट हम हो जाए अपनी सोसाइटीज में, उनके फेस्टिवल्स को हम मनाने में उनकी मदद करें, उनको बनाने में ग्रैंड करें, तो उनसे रेफरेंसेस भी आपको मिलेंगे, उनसे प्यार भी मिलेगा और एक बेटर सोसाइटी बनने से अपने आप वो चीज आपके पास, जो लोग वहाँ किराए पे रह रहे हैं वो सोचेंगे यार ये तो अच्छी जगह है, यहाँ पे अब खरीदने का विचार बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे आप डेवलप करते हैं। तो ये इट इज वेरी इनडायरेक्ट मार्केटिंग इज इन्वॉल्व इन रियल एस्टेट विच इज नॉट इनडायरेक्ट मार्केटिंग। एक्चुअली पुराना प्रिंसिपल ही था जो बोलते थे ना वर्ड ऑफ माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ वाला प्रिंसिपल जो है वो आपके एक्शन से आएगा, नेचुरली नहीं आने वाला आज के समय में वर्ड ऑफ माउथ। कितनी बड़ी बात कही है सर आपने। मतलब मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा जो ये इंटरव्यू को पूरा देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन का आंसर सर ने दिया ना उसमें इतना बड़ा राज छुपा है कि आपके टर्नओवर को 20-30% बढ़ा सकता है। फेस्टिवल सिर्फ मनाइए मत, अपने टाउनशिप में अपने प्रोजेक्ट में रहने वाले लोगों को मदद कीजिए उस फेस्टिवल को और ग्रैंड करने में। तो वहां रहने वाले लोग, एक ब्रांड नेम उनके सामने और बढ़ जाएगा और जो वहां रेंट पे रह रहे हैं वो सोचेंगे इतनी अच्छी सोसाइटी में मैं परमानेंट घर क्यों ना ले लूं। बहुत बड़ी बात कही सर। ये प्रैक्टिकल टिप्स कहीं नहीं मिलती, किसी हार्वर्ड की किताब में या किसी गूगल पे ये सब आंसर्स नहीं है जो आपने दिए। आज डॉक्टर मौर्य हमारे पास 35% सेल्स हमारी ईयरली सेल्स रेफरेंस की है। हम लोग ट्रैक करते हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम है जिसमें CRM है और जो एक एक लीड को ट्रैक करता है कि किस रेफरेंस से आई है। 35%, 33 to 35% हमारी सेल्स रेफरेंस से आना, वो मुझे खुद को बिलीव नहीं होता ये 35% कैसे हो सकता है रेफरेंस। मैं कई बार उसमें एनालाइज भी किया क्योंकि इट इज अ ह्यूज फिगर, बट डेफिनेटली ये छोटा शहर है रायपुर, उस कारण भी इसका बेनिफिट हमको मिलता है, बट दिस इज पॉसिबल। सर एक थोड़ा टेक्निकल सवाल की तरफ जाते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाना है रियल एस्टेट को, तो इसमें ट्रेनिंग एंड कोचिंग का डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल बढ़ता जा रहा है। सो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी की मैं स्पेशली बात करूंगा और टीयर 1 के जितने आउटस्कर्ट्स के एरिया डेवलप हो रहे हैं, क्या रोल प्ले करता है ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक रियल एस्टेट की कंपनी में? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज, ये एक अच्छा चैलेंजिंग पॉइंट आपने बताया। मैं आप जब पूछ रहे थे कि चैलेंजेस क्या है, तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट है कि रियल एस्टेट में ट्रेन मैन पावर जो है, क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो जहाँ पे रियल एस्टेट एजुकेशन है, तो लोग एक्सपीरियंस ही सीखते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी में जाके। तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मिसिंग है। और हमने तो अपनी कंपनी में अब यही सोचा है कि वी आर हायरिंग अ पर्सन इन HR डिपार्टमेंट। पहले HR डिपार्टमेंट ही टेकअप करता था, जो ट्रेनिंग एंड कोचिंग के लिए एक डेडिकेटेड मैन पावर हम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे कोचेस भी अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्री में, अच्छे मैन पावर भी अवेलेबल नहीं, अच्छे इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है, एंड विद डिमांडिंग आज और कस्टमर जैसे जैसे एजुकेट होता जा रहा है, यंग कस्टमर आता है मार्केट में, तो उसके एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है। तो this is a big area where good business opportunities also there for other people to see. Yeah. Thank you for sharing the deep rooted information. और इसी मिशन के साथ हम रियल एस्टेट गेम चेंजर बुक लेकर आए हैं भारत में कि वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। हम एक बहुत जल्दी रियल एस्टेट वर्चुअल यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रहे हैं कि ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इन प्रैक्टिकल चीजों को लोग देख सके, समझ सके। और बहुत अच्छे रिजल्ट पिछले कुछ सालों में हमारी कंपनी को मिले हैं और भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो बहुत जल्दी भारत में बहुत अच्छा सिस्टमेटिक कोर्स आएगा। सर एक फाइनल गोल्डन टिप मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, मार्केटिंग एजेंसी जो चला रहे हैं भारत में और जो एडवाइजर्स हैं, ये जान मानी जाती है पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। जो ये एडवाइजर्स है, जो कंसल्टेंट्स है, जो मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, इनको आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे इस इंटरव्यू से? मुझे लगता है मार्केटिंग एंड जो सेल्स में लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छी एडवाइस और इम्पोर्टेंट चीज ये हो सकती है कि इट इज नॉट अबाउट सेल्स, इट इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी कस्टमर के साथ बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट पुश योर प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड व्हाट ही नीड्स, है ना, उसको आप समझें पहले अच्छे से, एंड देन अपने प्रोडक्ट को उसमें फिट होता है तो फिट करें, नहीं होता है फिट तो उसको सटल वे में, मतलब वो अपने आप उसको समझ में आ जाएगा। और अगर देखिए लॉन्ग टर्म में अगर कोई आप चीज अच्छी नहीं कर रहे हैं तो आपको याद रखेगा, अच्छे में भी और बुरे में भी। तो आई थिंक दिस इज द थिंकिंग यू आर अ प्रॉब्लम। मैंने पहले भी कहा इस इंटरव्यू में कि आप बहुत बड़ी लोगों की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, आप उसके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उसके जीवन का। रियल एस्टेट इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, एक आम आदमी तो समझ नहीं सकता। एक आम आदमी को गाड़ी खरीदने में परेशानी हो जाती है जो एक स्टैंडर्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो मकान में तो इतनी सारी चीजें हैं, कैसे समझेगा? तो उसकी आप रिक्वायरमेंट को अगर अच्छे से समझेंगे, आप एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर वाली सीट पे बैठे हैं,
तो आप अच्छे से सेल्स कर पाएंगे, अच्छे से मार्केटिंग भी कर पाएंगे। हम देखते हैं मार्केटिंग में भी हम ना ये लगे रहते हैं कि हमारा अच्छा क्या है बताने में। हमको ये समझना है कि मार्केटिंग जब ऐड दे रहे हो तो इस ऐड से, इस प्रोडक्ट से क्या आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्या, और कर रहे हो तो उस चीज को आप मेंशन करो अपने ऐड में, आप देखिए कैसे आपका सेल्स बढ़ेगा। सुपर्ब सर, सुपर्ब। ये तो मैं कहूंगा गोल्डन माइन से ये प्लैटिनम माइन का आंसर था कि भाई जब आप ऐड कर रहे हो तो ये मत बताओ कि आप अच्छा क्या कर रहे हो, ये देखो कि कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। नहीं, बेचने पे फोकस मत करिए, फोकस करिए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपके सभी आंसर्स, मुझे ऐसा लगता है एक मैंने खुद 2-3 साल का एक प्रैक्टिकल रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कोर्स कर लिया आपके साथ बात करके। सो ये एक्सपीरियंसेस ही हम कलेक्ट करते जा रहे हैं सर, और यही विश्वास है कि जब इस बुक में 50 सीईओज के इतने इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज आएंगे तो न जाने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कितना इससे और फायदा लोग उठा पाएंगे। So thank you so much for your genuine answers. Thank you so much थैंक यू डॉक्टर मौर्य, इट वाज प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू, और होप टू बी इन टच विद यू। कभी भी आप रायपुर आए तो जरूर मिलें,